नीतू 18 साल की है, लखनऊ की रहने वाली है। अब वो अपने पीरियड पेन से बहुत ज्यादा दुखी है। पीरियड पेन यानी पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द। ये दर्द उन्हें पीरियड शुरू होने से एक हफ्ता पहले होने लगता है और पीरियड खत्म होने के बाद भी रहता है। वो बताती हैं कि आम पीरियड क्रैम्प्स जैसा दर्द नहीं है। उनको पेन किलर्स पर गुजारा करना पड़ता है और कभी कभी ये पेन किलर्स भी काम नहीं करते। ना ही सिकाई से आराम मिलता है और ना ही दवाइयों से। नीतू बताती हैं कि उनके फ्रेंड्स को भी पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, पर इतना ज्यादा नहीं। वो चाहती हैं कि हम डॉक्टर से बात करके बताएं कि पीरियड्स के दौरान इतना दर्द क्यों होता है, इसको कम करने के लिए वो क्या कर सकती है और इसका इलाज क्या है। अब पीरियड्स के दौरान या उससे पहले दर्द होना बहुत आम है। ज्यादातर लोगों को ये दिक्कत होती है, पर कुछ केसेस में दर्द बहुत ज्यादा होता है और इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। क्या है वो कारण, चलिए जानते हैं। औरतों को प्राय पीरियड में जो दर्द होता है उसको हम डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। इस डिस्मेनोरिया के समय में औरतें यूजुअली पेट के निचले हिस्से में या पीठ में दर्द को महसूस करती हैं और ये दर्द पीरियड के पहले दिन से लेकर कभी कभी पीरियड के दौरान और पीरियड के बाद तक भी औरतों को महसूस होता है। यूजुअली इस तरह का दर्द दो तरह के होते हैं। एक प्राथमिक जो कारण है, प्राथमिक जिसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं, और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जो प्राथमिक और प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है ये यूजुअली अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। ये यूजुअली लोगों को थोड़े दिन के लिए रहता है, पीरियड के पहले दिन से शुरू होता है या पीरियड के दौरान भी होता है, पर धीरे धीरे पीरियड के फ्लो के साथ ये कम होते जाता है। इस तरह का दर्द उम्र के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो दूसरी तरह का दर्द है जिसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं, इस तरह का दर्द यूजुअली औरतों में जननांगों में कोई बीमारी की वजह से होता है। इस तरह की बीमारियां ज्यादातर जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं, या बच्चेदानी में अगर कोई रसोली या फाइब्रॉइड की शिकायत हो तो इस तरह के दर्द होते हैं, या बच्चेदानी में सूजन हो जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, तब भी इस सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। कभी कभी बच्चेदानी के मुंह में अगर सिकुड़न हो, सर्वाइकल स्टेनोसिस, तो भी औरतें इस तरह के दर्द को महसूस करती हैं। कभी कभी हार्मोनल परिवर्तन की वजह से जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है उसकी वजह से भी औरतें इस तरह के दर्द को महसूस करती हैं। ये सेकेंडरी जो डिस्मेनोरिया है ये यूजुअली दिन के साथ बढ़ते जाता है और दिन प्रतिदिन पेशेंट को ये दर्द और तेज से तेज होते जाता है। इस तरह के दर्द में हमें चाहिए, अगर ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है और जननांगों में कोई बीमारी की वजह से है, तो हमें चाहिए कि हम अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें। कुछ ऐसे हाई रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि किस औरतों में ये दर्द होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैसे किसी लड़की की उम्र अगर 20 साल से कम है तो उनको इस तरह के दर्द यूजुअली प्राइमरी डिस्मेनोरिया ज़्यादा होता है। अगर किसी भी लड़की को पीरियड 11 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाए तो ज़्यादा दर्द होता है, या किसी भी अगर औरत को ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हो या इरेगुलर हो रही हो, उसका कोई टाइम निश्चित ना हो, तो भी इस तरह के दर्द की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। कुछ औरतें स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, उनमें भी इस तरह की जो दर्द है वो ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो हमें इन दर्द के कारण का पता लगाना है कि ये दर्द क्यों ज़्यादा होता है और उस दर्द का निवारण करना है। इसके इलाज के लिए हमें चाहिए कि हमें पहले ये पता लगे कि ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है या ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। मतलब कि हमें जांच विधि के द्वारा ये डायग्नोज करना है कि ये बीमारी क्या बच्चेदानी में कोई बीमारी, ये जो दर्द है ये बच्चेदानी में कोई बीमारी की वजह से हो रहा है या ये सिर्फ ऐसे ही है। अगर ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है जो कि अस्थायी होता है और 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है, तो ये सिंपल पेन किलर, आइबुप्रोफेन, मेफ्टलफोर्ड, इन सबसे ठीक हो जाता है और हमें कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये दर्द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है जिसमें कि बच्चेदानी में एंडोमेट्रियोसिस या रसोली की शिकायत है मरीज को, या उसके बच्चेदानी में सूजन है, तो
कुछ केस में हमें ऑपरेशन से ही इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। कभी कभी इस दर्द को कम करने के लिए हमें कुछ दर्द की दवाइयाँ देते हैं और कभी कभी हमें हार्मोनल थेरेपी भी देनी पड़ती है इस दर्द को कम करने के लिए। तो कुछ हद तक दवाइयाँ और ऑपरेशन मिला के ही हमें इसमें रिजल्ट्स हासिल होते हैं। कुछ पेशेंट में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है जो महीना आने के 1 से 7 दिन से पहले ही शुरू हो जाते हैं ये दर्द। इस तरह के पेशेंट्स में अगर हम एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अगर हम हेल्दी डाइट लें, कुछ मल्टीविटामिन्स का सप्लीमेंट लें, तो हम इस दर्द को कुछ हद तक, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अगर हम स्मोकिंग उनकी जितना कम से कम करवा दें तो भी इस दर्द के निवारण में काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। कभी कभी ये देखा गया है कि हम कुछ विटामिन्स और सप्लीमेंट्स पेशेंट को देखते हैं, जैसे विटामिन B6 हो गया या विटामिन B1 हुआ, कुछ विटामिन E की टैबलेट्स हो गई, विटामिन D हो गया, ये भी हमें कुछ हद तक इस दर्द को कम करने में राहत देते हैं। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन से क्योर हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के लिए हम एक्सपर्ट की सलाह लें और इसको हम पूरी तरह से निवारण कर सकते हैं। इस दर्द का हम पूरी तरीके से इलाज कर सकते हैं। अगर आपको भी पीरियड्स के दौरान ज्यादा दर्द होने की शिकायत रहती है तो सिर्फ पेन किलर और सिकाई के भरोसे ना रहें, ना ही इस बात को टालें। आपने डॉक्टर की बातें सुनी, हो सकता है ये दर्द किसी बीमारी के कारण हो, इसलिए सही समय पर एक्सपर्ट को दिखाना और इलाज लेना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपके बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं? जानिए क्या है वजह। अब घने बाल किसे पसंद नहीं, पर सबके नसीब में ये नहीं होते, मेरे भी नहीं है। कुछ लोगों के बाल बहुत पतले होते हैं और समय के साथ और भी ज्यादा कमजोर और पतले होते जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कैसे निपटे, यह हमें बताया डॉक्टर गोविंद ने। बालों का पतला होना मतलब बालों का डायमीटर कम होने लगना या फिर फॉलिकल यानी केशकूप का साइज छोटा होने लगना। जब फॉलिकल्स का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो वहां से निकलने वाले बालों की संख्या कम हो जाती है और हम इसे पतले बाल होना कहते हैं। अब इसमें दो बालों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा लगने लगता है। बालों के बीच स्कैल्प खुलकर दिखने लगता है। ऐसा होने के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आपकी हेल्थ के ऊपर, बालों के ऊपर और स्किन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। दूसरा कारण है खून की कमी। भारतीय महिलाओं में खून की कमी काफी ज्यादा देखी जाती है। आयरन की कमी की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया भी हो जाता है। हीमोग्लोबिन का कम हो जाना इसका सबसे पहला इंडिकेटर होता है। इसको इसी लेवल पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। बालों के पतले होने के पीछे जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। ये लड़कों में ज्यादा देखा जाता है। कई बीमारियां जैसे कि थायराइड, दिल की बीमारियां और कैल्शियम की कमी की वजह से भी आपके बाल पतले होने लगते हैं। आयरनिंग और स्ट्रेटनिंग करवाने से भी बाल पतले होने लगते हैं। ट्रैक्शन एलोपेशिया नाम की एक कंडीशन होती है। इसमें बालों को एक तरफ करके लोग कस के बांध लेते हैं। इससे भी बालों का पतला होना ट्रिगर होता है। ज्यादा शैम्पू करने की वजह से भी बालों के रोम बंद होने लगते हैं और फिर स्कैल्प में सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसके कारण बाल बहुत ज्यादा ऑयली होने लगते हैं और फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं। आज की तारीख में एलोपैथी में मीनोऑक्सीडिल और फिनेस्टेराइड के अलावा भी काफी सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करते हैं और काफी हेल्दी ऑर्गेनिक तरीके से आपके बाल वापस ला सकते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मीजोथेरेपी, लेजर इंफ्रारेड रेडिएशन, फॉलिकल बाथ टेक्निक जैसे कई सारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। आपके लिए कौन सा सही है ये आप डॉक्टर के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। सो पॉल मेटो नाम का एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है जिसके एक्सट्रैक्ट से भी एक दवाई बनती है जो काफी असरदार होती है। लेकिन बिना चेकअप के किसी के बोलने भर से ही ट्रीटमेंट शुरू ना कर दें, बल्कि डॉक्टर की सलाह से ही काम करें। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आज जानेंगे खाने की उन चीजों के बारे में जिनको खाकर आपको ताजगी मिलती है और आप एक्टिव महसूस करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि काम के दौरान उबासी आने लगती है, नींद सी आने लगती है, एनर्जी बहुत लो महसूस होती है। अब ऐसे में आपको सबसे पहले ख्याल आता है चाय या फिर कॉफी का। लेकिन क्या इससे निपटने के लिए कोई हेल्दी विकल्प नहीं है? ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन श्रेया गोयल से। श्रेया बताती है कि एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आप केला खा सकते हैं।
केले में जो शुगर है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। धीरे धीरे जो शुगर रिलीज होगी वो आपको लगातार एनर्जी देगी। आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स में फाइबर होता है, विटामिन बी, मैंगनीज और आयरन होता है। इसमें हाई प्रोटीन भी होता है। हाई प्रोटीन वाली चीजें आपको एक्टिव रखने में मदद करती हैं। आप चाय की जगह लस्सी पी सकते हैं या फिर दही खा सकते हैं। अंडा भी एक अच्छा विकल्प होगा। अगर आप शाम को कॉफी और चाय नहीं ले रहे हैं तो 2 सेब ले सकते हैं। इससे आपको ताजगी महसूस होगी। बादाम स्नैकिंग का बेस्ट सोर्स है। बिस्किट, बेकरी आइटम, रस्क, इनकी जगह बादाम खाइए। बादाम में विटामिन B12 और मैंगनीज होता है और ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। डार्क चॉकलेट आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर आप एक टुकड़ा स्टीविया वाला डार्क चॉकलेट खा लेते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। इसके अलावा एक्टिव रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। आप ओट्स, दही, बादाम, केला और इसमें थोड़ा सा सेब, ये सब मिलाकर शाम को नाश्ते की तरह खा सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी, एनर्जी हाई रहेगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।